Welcome to y.mgmt equity. So in our previous class we have studied movement along the demand curve. तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व पढ़ा था। उसमें हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का रिलेशनशिप हमने किस में देखा था, मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व में। जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि प्राइस में चेंजेस होने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या होता है, असर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पर। जहाँ पे हमारी जो अदर फैक्टर्स होती है जो डिमांड को अफेक्ट करती है वो कांस्टेंट होती है। ओके, एंड जो भी असर पड़ता है वो सिर्फ प्राइस के इंक्रीज़ या प्राइस के डिक्रीज़ होने की वजह से हमारी डिमांड पे पड़ता है। ठीक है, तो मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व में हमने क्या देखा था, हमने प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच के रिलेशनशिप को देखा था कि प्राइस के इंक्रीज़ या प्राइस का डिक्रीज़ होने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, एक्सपैंड करती है या तो कॉन्ट्रैक्ट होती है। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व को हम लोग चेंज इन डिमांड कर्व भी बोलते हैं, चेंज इन डिमांड भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व में इसमें डिफरेंस क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, शिफ्ट इन डिमांड कर्व बेसिकली होता क्या है, आप ये चीज़ देखिए कि मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व में हमने क्या चीज़ पढ़ा था, हमने प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का रिलेशनशिप देखा था कि प्राइस के इंक्रीज़ या प्राइस के डिक्रीज़ होने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड एक्सपैंड होती है या तो कॉन्ट्रैक्ट होती है। और अब शिफ्ट इन डिमांड कर्व में हम लोग क्या देखेंगे, शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या होता है, जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पे जो असर पड़ता है वो किस वजह से पड़ता है, जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं, जो अदर फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं अदर देन प्राइस, मतलब प्राइस को छोड़ के जो भी अदर फैक्टर्स होते हैं। हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में जो पढ़ा था, जो पॉइंट्स हमने कवर किए थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में, वो सारे क्या थे, हमारे अदर फैक्टर्स थे जो क्वांटिटी डिमांडेड को इफेक्ट करते थे। जैसे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस था, सीजन एंड वेदर था, पॉपुलेशन में चेंज अगर हो जाए तो ये चीज़ था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स था। तो ये हमारे कुछ ऐसे अदर फैक्टर्स थे जिनका रिलेशनशिप, जिनका चेंज होने की वजह से हमारा क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या असर पड़ता है। ये चीज़ हम लोग शिफ्ट एंड डिमांड कर्व में देखेंगे। मतलब कि शिफ्ट एंड डिमांड कर्व में हमारी जो प्राइस होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, प्राइस चेंज नहीं होती है। यहाँ पे जो भी चेंजेस होते हैं वो सिर्फ यहाँ पे जो भी चेंजेस होते हैं वो सिर्फ अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से होते हैं। मतलब कि क्वांटिटी डिमांडेड हमारी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, ये डिपेंड करता है हमारी अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज होगा या फिर अनफेवरेबल चेंज होगा, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं चेंज इन डिमांड अगर ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर वेयर प्राइस विल कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि चेंज इन डिमांड अकर ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स। यहाँ पे हमारी क्या होती है, प्राइस कांस्टेंट होती है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व को पढ़ने के लिए आप ये चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पे जो कमोडिटी की जो आपकी प्राइस होती है वो कांस्टेंट होती है, उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आता है। यहाँ पे क्वांटिटी एंड डिमांडेड में जो भी चेंजेस आते हैं वो किस वजह से चेंजेस आते हैं, सिर्फ फैक्टर्स की प्राइस में चेंज होने की वजह से चेंजेस आते हैं। मतलब कि अदर फैक्टर्स में की प्राइस में अगर चेंजेस होगा, तो अदर फैक्टर्स के प्राइस में नहीं, अदर फैक्टर्स में अगर चेंजेस होगा, अगर फेवरेबल चेंज होगा या फिर अनफेवरेबल चेंज होगा, तो उसकी वजह से जो भी हमारा क्वांटिटी डिमांडेड पे असर पड़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी इंक्रीज़ होगी, मतलब राइट पर शिफ्ट होगा और लेफ्ट पर शिफ्ट होगा। ये यहाँ पर सिर्फ फैक्टर और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच के रिलेशनशिप को हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पे हमारी प्राइस क्या होती है, कमोडिटी की कांस्टेंट होती है। चेंज इन डिमांड लीड टू द शिफ्ट इन डिमांड कब, चेंज इन डिमांड जब होता है तो क्या होता है, यहाँ पे डिमांड कब पे हमारी क्या होती है, शिफ्ट होती है। चेंज इन डिमांड लीड्स टू शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसका मतलब ये कि जब भी डिमांड में चेंजेस आएगी तो क्या होगा कि डिमांड कर्व क्या होगा, शिफ्ट होगा। ठीक है, मतलब अदर फैक्टर्स अगर फेवरेबल चेंजेस कर रही हैं तो डिमांड में हमारा क्या होगा, डिमांड कर्व हमारी क्या होगी, शिफ्ट होगी, उसमें राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। और अदर फैक्टर्स में अगर मान लीजिए कि अगर अनफेवरेबल चेंजेस अगर आती हैं तो वहाँ पे हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। तो यहाँ पे मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व में आपने क्या देखा था कि प्राइस की वजह से हमारी सेम डिमांड कर्व पे मूवमेंट हो रही थी। ठीक है, उस केस में हमारा क्या था, उस केस में जब भी हमारी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही थी तो हमारी हमारी जो डिमांड कर्व थी वो सेम थी, और जो मूवमेंट हो रहा था वो उसी डिमांड कर्व पे आगे पीछे हो रहा था। बट शिफ्ट इन डिमांड कर्व में अगर आप देखेंगे तो अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से क्या होगा, हमारी जो डिमांड कर्व है वही चेंज हो जाएगी। अदर फैक्टर अगर फेवरेबल होगा तो हमारी जो डिमांड कर्व होगी वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ एक से ज़्यादा डिमांड कर्व यहाँ पे बन सकते हैं। Rightward shift occur due to favorable change in other factor at the same price. This lead to increase in demand. देखिए, राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है, राइटवर्ड शिफ्ट तब होता है जब हमारे दूसरे फैक्टर्स में, मतलब कि अदर देन प्राइस, हमारे अदर फैक्टर्स में क्या होते हैं, जब फेवरेबल चेंजेस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कंज्यूमर की इनकम है, अगर वो कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो उस वक्त जो डिमांड होगी कमोडिटी की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस समय क्या होता है कि डिमांड हमारी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जैसे डिमांड इंक्रीज़ होती है, मतलब ये है कि अगर किसी भी अदर फैक्टर में अगर फेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं, अगर फेवरेबल चेंज का किसी भी अदर फैक्टर में अगर फेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं, फेवरेबल चेंजेस का मतलब ये कि कोई भी फैक्टर अगर मतलब फेवरेबल उसमें चेंजेस हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारी इनकम जो है इंक्रीज़ हो रही है, हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो और थोड़े एडवांस हो जा रहे हैं। ठीक है, किसी भी फैक्टर में अगर फेवरेबल चेंजेस हो रहा है, मतलब कस्टमर को ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये जो चेंजेस हुए हैं वो हमारे फेवर में हुए हैं।
ठीक है? तो उस वक़्त वो क्या करेंगे, वो डिमांड को इंक्रीज़ कर देंगे। इसी वजह से ऐसे केस में डिमांड क्या होती है, इंक्रीज़ होती है और जो हमारा जो कर्व होता है उसमें राइटवर्ड शिफ्ट आता है। इसी तरह अगर हम लोग देखें तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट में क्या होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट अगर ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर एट द सेम प्राइस। लेफ्टवर्ड शिफ्ट में हमारा क्या होता है कि यहाँ पे अगर अदर फैक्टर्स में अगर अनफेवरेबल चेंजेस अगर हो रहे हैं, जैसे कि दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं अगर उसमें अनफेवरेबल अगर चेंजेस अगर हो रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो हमारे जो कर्व में जो शिफ्ट आती है वो क्या होती है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है और यहाँ पे प्राइस आपका चेंज नहीं होता। जो भी आपके चेंजेस होंगे, जो भी आपका चेंजेस होगा वो अदर फैक्टर्स में होगा और वो अनफेवरेबल चेंजेस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो डिमांड होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अनफेवरेबल चेंजेस का मतलब क्या, कि किसी भी अदर फैक्टर में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कंज्यूमर की इनकम है, इनकम कम हो गई। अब इनकम के कम होते ही जो कंज्यूमर की डिमांड होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी वजह से शिफ्ट इन डिमांड कर्व में यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, जो मैं आपको ये चीज़ बता रही कि अदर फैक्टर्स होते क्या हैं जिनके चेंजेस होने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पे असर पड़ता है। एक तरीके से ये रीज़न होते हैं हमारी शिफ्ट इन डिमांड कब अकर होने की। ठीक है, ये रीज़न होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हमारे क्या है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री एज वेल एज सब्स्टिट्यूट गुड, यहाँ पे आता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन गुड्स को साथ में यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे बाइक एंड पेट्रोल। बिना पेट्रोल के आप बाइक का यूज़ नहीं कर सकते हैं और अगर पेट्रोल अगर आपने खरीद लिया और आपके पास बाइक नहीं है तो कोई मतलब नहीं है आपके यहाँ पेट्रोल होने का। ऐसे ही अगर देखिए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे यूज़ होते हैं। जैसे टी एंड कॉफ़ी एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर आपको टी नहीं मिला तो आपने कॉफ़ी पी लिया, अगर कॉफ़ी नहीं मिला तो आपने टी ले लिया। तो ये जो होते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की प्राइस जो होता है, इनमें अगर चेंजेस अगर आएँगे तो वो हमारी क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड पे उनका असर पड़ेगा। सेकंड है हमारा टेस्ट एंड प्रेफ़रेंस। टेस्ट एंड प्रेफ़रेंस के चेंज होने की वजह से भी क्वांटिटी डिमांडेड अफ़ेक्ट होता है। थर्ड है क्या, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम जो होती है अगर वो इंक्रीज़ या वो डिक्रीज़ हो रही है तो उसकी वजह से भी क्वांटिटी डिमांडेड पे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। ठीक है? फोर्थ है हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ अ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। इन फ्यूचर अगर हम ये चीज़ सोच रहे हैं कि इस कमोडिटी की प्राइस अगर कम हो जाएगी तो उस समय क्या होगा, उस समय डिमांड क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर इन फ्यूचर अगर हम लोग ये चीज़ सोचते हैं कि कमोडिटी की जो प्राइस होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, सॉरी इंक्रीज़ हो जाएगी। मान लीजिए कि इन फ्यूचर अगर कमोडिटी की प्राइस अगर इंक्रीज़ हो जाएगी तो उस समय डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा। साइज़ एंड कॉम्पोजिशन क्या होता है, साइज़ एंड कॉम्पोजिशन भी अफ़ेक्ट करता है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड को। ठीक है? सीज़न एंड वेदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, चेंज इन पॉपुलेशन, ये कुछ ऐसे अदर फैक्टर्स हैं जिनका क्या होता है, जिनके चेंज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पे इनका असर पड़ता है। इस पूरे केस में जो हमारी प्राइस होती है कमोडिटी की वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है? हमारी कमोडिटी की प्राइस कांस्टेंट होती है। कमोडिटी की प्राइस क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सिर्फ जो भी चेंजेस आते हैं वो इस अदर फैक्टर्स में जो चेंजेस आते हैं बस ये आते हैं और इन्हीं सारे चेंजेस होने की वजह से डिमांड पे भी क्या होता है, असर पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा मैंने चार्ट बनाकर आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हमारा शिफ्ट इन डिमांड कब एग्जैक्टली होता क्या है। शिफ्ट इन डिमांड के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ इस चार्ट के थ्रू, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसमें डिमांड में चेंजेस आते हैं। ठीक है? डिमांड में चेंजेस आते हैं किसकी वजह से आते हैं, हमारे अदर फैक्टर्स में अगर चेंजेस आएंगे अदर देन प्राइस, मतलब प्राइस को छोड़ के अगर दूसरे सारे फैक्टर्स में अगर चेंजेस आएंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमारे डिमांड क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी चेंज होगी। ठीक है? और क्वांटिटी डिमांडेड जैसे ही चेंज होगी हमारे डिमांड कर्व में जो हमारा कर्व रहेगा उसमें शिफ्ट आएगा। ठीक है? शिफ्ट आएगा। शिफ्ट कैसे आ सकता है, या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है। राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, या जैसे मान लीजिए कि ये आपका कर्व बना है। ठीक है? और ये मान लीजिए कि आपकी फर्स्ट है आपकी फर्स्ट आपकी क्वांटिटी एंड फर्स्ट आपने प्राइस ये ले रखी है। या तो शिफ्ट आपका इधर आ जाएगा या तो शिफ्ट आपका इधर आ जाएगा, मतलब कर्व इधर आ जाएगा या फिर कर्व आपका इधर आ जाएगा। ठीक है? तो इसके बीच वाले के कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो ये वाला जो कर्व है हमारा जो आगे बना है, ये क्या है, ये हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। और जो इस तरफ है, जो थर्ड वाला हमारा जो कर्व बन रहा है वो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। इसको मैं टैबुलर एज़ वेल एज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के भी थ्रू आगे समझाया है मैंने। तो अभी आप ये चीज़ देखिए कि शिफ्ट या तो राइटवर्ड होता है या तो लेफ्टवर्ड होता है। अगर आप ये चीज़ याद करें तो मूवमेंट में हमने क्या पढ़ा था, मूवमेंट में एक्सपेंशन होता है एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। राइटवर्ड शिफ्ट को हम लोग इंक्रीज इन डिमांड भी बोलते हैं। मतलब ये कि अगर अदर फैक्टर्स में अगर फेवरेबल चेंजेस अगर हो रहे हैं, मतलब कि अदर अदर देन प्राइस को छोड़ के, कमोडिटी की प्राइस को छोड़ के जो भी फैक्टर्स है जो क्वांटिटी डिमांडेड पे जिनका असर पड़ता है, उन सारे फैक्टर्स में अगर फेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, जो डिमांड कब होती है वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है। सेकेंडली अगर आप ये देखिए कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट किस केस में होता है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट में मैं आपको बताऊँ तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज़ इन डिमांड। यहाँ पे डिमांड में क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। ठीक है? डिमांड हमारी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। डिमांड डिक्रीज़ किस केस में होती है, जब अदर फैक्टर्स में जो भी अदर फैक्टर्स होते हैं उसमें अगर अनफेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं, मतलब ये कि अगर प्राइस को छोड़ दिया जाए, अगर कमोडिटी की प्राइस को अगर छोड़ दिया जाए तो दूसरे सारे फैक्टर्स में अगर अनफेवरेबल चेंजेस अगर हो रहे हैं।
ठीक है। अनफेवरेबल चेंजेस होने का मतलब क्या कि ऐसे चेंजेस जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारी डिमांड कर्व होगी वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी और जो डिमांड होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा चार्ट था जिस चार्ट के थ्रू मैं आपको पूरा शिफ्ट इन डिमांड कर्व मैंने एक्सप्लेन किया है। इसे आप एग्जाम में बनाइएगा, इससे बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकेंगे। आगे मैं आपको बताऊँ तो इंक्रीज़ इन डिमांड बेसिकली होता क्या है, तो मैंने आपको क्या बताया कि इंक्रीज़ इन डिमांड उस केस में होता है जब अदर फैक्टर्स में आपके क्या होते हैं, फेवरेबल चेंजेस होते हैं। जहाँ पे आपकी खुद की कमोडिटी की जो प्राइस होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। ये ना इंक्रीज़ करती है ना ही ये डिक्रीज़ करती है। जो भी चेंजेस आते हैं वो अदर फैक्टर्स में चेंजेस आते हैं, फेवरेबल चाहे अनफेवरेबल चेंजेस क्या होते हैं, अदर फैक्टर्स में होते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू द राइटवर्ड शिफ्ट, और इसकी वजह से हमारा क्या होता है, जब हमारे अदर फैक्टर्स में जब फेवरेबल चेंजेस होते हैं तो इसकी वजह से होता क्या है कि हमारी राइटवर्ड शिफ्ट होती है कर्व में। इन डिमांड कर्व दिस शोज द राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स देन द ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जब भी आपको ये पूछा जाए कि इंक्रीज इन डिमांड कर्व, इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है और फेवरेबल चेंज जब होता है अदर फैक्टर्स में, तो उस केस में क्या होता है, कैसा असर पड़ता है, हमारी डिमांड कब किस तरीके से शिफ्ट होती है। तो आप ये चीज़ बता सकते हैं कि उस केस में क्या होता है, आपकी डिमांड इंक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि आपके जो अदर फैक्टर्स होते हैं, मतलब ये कि वो सारे फैक्टर्स अगर कमोडिटी की प्राइस को छोड़ दिया जाए, तो इसको हटाने के बाद जितने भी फैक्टर्स होते हैं जिनका असर डिमांड पे पड़ता है, वो उन सारे फैक्टर्स में अगर फेवरेबल चेंजेस अगर आपके हो रहे हैं, तो फेवरेबल चेंजेस होने की वजह से क्या होता है, आपकी डिमांड इंक्रीज़ होती है और जो आपका जो कर्व होता है, मतलब डिमांड का, वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, इंक्रीज़ इन डिमांड होता है। अब इसको टैबुलर रिप्रेजेंटेशन के मैं थ्रू समझाऊँ तो आप ये देखिए, इंक्रीज़ इन डिमांड अगर टैबुलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाऊँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी प्राइस क्या आई, फर्स्ट केस में हमने जो प्राइस ली है वो 25 है और 25 रुपीज़ प्राइस पे हमारी डिमांड कितनी है, 100 यूनिट्स की है, ठीक है। सेकंड केस में अगर देखिए तो हमने प्राइस कितनी ली है, 25 ली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी प्राइस कांस्टेंट रहेगी, मतलब यहाँ पे प्राइस में चेंजेस होने की वजह से डिमांड में चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे अदर देन प्राइस, मतलब प्राइस को छोड़ करके जो भी फैक्टर्स हैं जिसका असर हमारी डिमांड पे पड़ता है, उनके चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो सेकंड केस में अगर आप देखिए तो वही सेम प्राइस पे हम 150 यूनिट्स को सेल करेंगे, मतलब कि हमारे सेल करेंगे इन द सेंस कि डिमांड हमारी 150 यूनिट्स की है, ठीक है। डिमांड 150 यूनिट्स की होगी। ये क्यों हुआ? ये इस वजह से हुआ क्योंकि हमारे अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंजेस हुए होंगे, तभी तो डिमांड इंक्रीज़ हो गई। इंक्रीज़ इन डिमांड का मतलब ये होता है, पहली चीज़ कि फेवरेबल चेंजेस हुए हैं होंगे आपके अदर फैक्टर्स में। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट होता है आपके कर्व में, ठीक है। तो अगर आप इसको अगर ग्राफ के थ्रू अगर समझे तो यहाँ पे हमारे वाई एक्सिस पे हमने प्राइस ली है एंड एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड ली है हमेशा की तरफ, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखिए इन फर्स्ट केस में जहाँ पे हमने प्राइस 25 रखी है, वहाँ पे हमारी डिमांड कितनी है, 100 यूनिट्स की है, ठीक है। और जैसे ही हमने हमारी जो अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंजेस हुए, सपोज मान लीजिए कि कस्टमर की इनकम इंक्रीज़ हो गई, कस्टमर की इनकम इंक्रीज़ हो गई, वैसे ही उसने क्या किया कि सेम प्राइस पे उसने और क्वांटिटी डिमांड करना शुरू कर दी। इसी वजह से जो आपका जो डिमांड है ना वो इंक्रीज़ हो गया। आप इस वाले एरो को देखिए, ये एरो किस तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका डिमांड है ना, D1, ये क्या है, D1 जो डिमांड कर्व है ये शिफ्ट होकर बना है, शिफ्ट होने के बाद बना है। ये DD से शिफ्ट हुआ है तो D1 आपका डिमांड कर्व नया बना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो कर्व है वो शिफ्ट हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 2 कर्व आपके बन गए, एक DD बन गया, एक D1 बन गया, ठीक है। अगर आप वहाँ पे देखिए मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में आपने देखा होगा तो वहाँ पे सेम कर्व पे मूवमेंट होता है, मतलब वहाँ पे दूसरी कोई डिमांड कर्व नहीं बनती, वहाँ पे डिमांड कर्व आपकी एक ही होती है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बताया आपको, इंक्रीज़ इन डिमांड। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ डिक्रीज़ इन डिमांड क्या होती है। देखिए डिक्रीज़ इन डिमांड वाले केस में क्या होता है, डिक्रीज़ इन डिमांड वाले केस में क्या होता है, इस केस में हमारा क्या होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। डिक्रीज़ इन डिमांड कब होता है, जब अदर फैक्टर्स में आपके क्या होते हैं, अनफेवरेबल चेंजेस आते हैं। अनफेवरेबल चेंजेस आते हैं आपके अदर फैक्टर्स में, तो उसमें क्या होता है कि पहले तो आपकी डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड वो कस्टमर की डिक्रीज़ हो जाती है, पहली चीज़। उसके बाद यहाँ पे जो शिफ्ट कैसा होता है, यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे अदर फैक्टर्स में किस तरीके के चेंजेस होते हैं, अनफेवरेबल। देखिए 3 चीज़ आप याद रखिए, डिक्रीज़ इन डिमांड में क्या चीज़ है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, अनफेवरेबल चेंजेस है आपके अदर फैक्टर्स में, और इसकी वजह से क्या होता है, आपका डिमांड आपकी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिक्रीज़ इन डिमांड लीड्स टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कब दिस शोज द फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर देन द ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। यहाँ पे कमोडिटी की प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। जो भी अनफेवरेबल चेंजेस होगा वो सिर्फ अदर फैक्टर्स में चेंजेस होगा। अदर फैक्टर्स में अगर अनफेवरेबल चेंजेस अगर आपके हो रहे हैं तो उसकी वजह से आपका डिमांड क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगा तो आपका जो डिमांड कब है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ उसका शिफ्ट होगा। लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि पहले आपका ये था, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपकी सेम प्राइस पे आपकी डिमांड कब यहाँ पर आ जाएगी, तो यहाँ पे 2 डिमांड कब बन गई। अब देखिए एक से ज़्यादा का मतलब कि 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका कितना ज़्यादा, अगर फेवरेबल चेंज भी अगर कहीं पे हो रहा है तो कितना ज़्यादा फेवरेबल चेंज हो रहा है, और अनफेवरेबल चेंजेस भी हो रहे हैं तो कितना ज़्यादा अनफेवरेबल चेंजेस हो रहा है, ठीक है। डिपेंड उस चीज़ पे करता है।
इसको अगर मैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाऊँ तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो मैंने प्राइस ली है वो प्राइस कांस्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्राइस तो बिल्कुल ही चेंज नहीं होती, प्राइस बिल्कुल ऊपर-नीचे नहीं होती है। यहाँ पे प्राइस हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही केस में प्राइस 25 ही रखे हैं। फर्स्ट केस में अगर आप देखें तो ₹25 पे मैंने क्वांटिटी डिमांडेड 100 लिया है और जैसा कि हमने डिक्रीज़ इन डिमांड हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारी सेम प्राइस पे ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो गई, वो कम हो गई। 100 से क्या हो गई, कम होकर 70 हो गई है यहाँ पर अगर आप देखें तो। अगर आप इसको प्लॉट करें ग्राफ पे तो ग्राफ पे अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो फर्स्ट केस में आपका क्या है, फर्स्ट केस में आपका ये देखिए कि ₹25 प्राइस पे आपकी जो डिमांड थी वो कितनी थी, 100 थी, ठीक है? ये आपकी 25 प्राइस है, ये आपकी डिमांड कितनी है, 100 है। अब जैसे ही आपके अदर फैक्टर्स में क्या हुए, अनफेवरेबल चेंजेस हुए, अदर फैक्टर्स में क्या हुआ, अनफेवरेबल चेंजेस हुए, वैसे आपकी क्या हुई, डिमांड कम हो गई। आपने देखा आपकी प्राइस सेम है, सिर्फ चेंजेस कहाँ हुए, सिर्फ चेंजेस आपके अदर फैक्टर्स में चेंजेस हुए हैं, वो भी अनफेवरेबल मतलब ऐसे चेंजेस हुए हैं जिससे कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है? तो क्या हुआ, आपका डिमांड क्या हो गया, तुरंत कम हो गया, कस्टमर ने तुरंत डिमांड क्या करी, कम कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डीडी जो है हमारा वो फर्स्ट कर्व है। डीडी हमारा क्या है, ये वाला, ये फर्स्ट कर्व है। जो फर्स्ट केस मैं आपको बता रही हूँ ना, जहाँ पे हमारी प्राइस 25 है, क्वांटिटी डिमांडेड 100 है। इसका जो हमने कर्व बनाया वो डीडी कर्व बना। अब जैसे ही हमारे अदर फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंजेस हुए तो हमारी दूसरी कर्व क्रिएट हो गई अपने आप। क्यों? क्योंकि उस केस में हमारा जो डिमांड है वो कम हो गया। अब डिमांड कम हो गया तो यहाँ पे डिमांड कर्व में क्या हुआ, शिफ्ट आ गया। अब शिफ्ट आया तो यहाँ पे दूसरी कर्व बन गई जो हमारी क्या है, D1 है। तो आप इस एरो को अगर देखिए तो आप ये एरो बनाकर ऐसे आप समझा सकते हैं कि आपकी डिमांड कब किधर से किधर जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो केस है ना, राइटवर्ड है एंड लेफ्टवर्ड है। तो राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड को क्लियर पिक्चर देने के लिए आपको इस एरो से समझाना पड़ेगा कि आपकी डिमांड इधर जा रही है या फिर इधर जा रही है। दोनों केस में। एंड एज़ यूजुअल आप जानते हैं कि वाई एक्सिस पे हम प्राइस लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं, बाकी सब आप ये देख ही रहे हैं। ओके, सो तो आज की क्लास में मैंने, हाँ देखिए नेक्स्ट एक और चीज़ है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए बेसिक अगर हम लोग अपने मन से भी सोचें तो देखिए मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में हमने प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का रिलेशनशिप हमने देखा था। मतलब ये कि प्राइस के इंक्रीज या प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इस केस में एक्सपैंड होती है या तो कॉन्ट्रैक्ट होती है। उसी तरह अगर हम लोग देखें शिफ्ट इन कर्व में हमने क्या पढ़ा था, शिफ्ट इन कर्व में हमने क्या देखा था कि हमारे जो भी क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस किस वजह से आते हैं, हमारी जब चेंजेस होती है अदर फैक्टर्स में, मतलब प्राइस में चेंज नहीं होती कमोडिटी की, यहाँ पे अदर देन प्राइस जितने भी फैक्टर्स है जो हमारे क्वांटिटी डिमांडेड को अफेक्ट करते हैं, अगर उसमें अगर चेंजेस आती है, फेवरेबल चेंज हो या तो अनफेवरेबल चेंज हो, एंड इन चेंजेस की वजह से अगर डिमांड हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन डिमांड का बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो डिफरेंस है वो तो यही है कि यहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड की वजह से चेंज आता है, मतलब प्राइस की चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड चेंज होता है मूवमेंट के केस में, और शिफ्ट के केस में अदर फैक्टर्स की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने की वजह से हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारी मीनिंग है। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में मैं अगर आपको बताऊँ तो क्या लिखा है, इट टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ अ चेंज इन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे दूसरे, यहाँ पे क्या होता है देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ प्राइस के चेंज होने की वजह से हमारी चेंजेस आती है क्वांटिटी डिमांडेड में। इसका मतलब ये कि जो अदर फैक्टर्स होंगे, जो दूसरे फैक्टर जो जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ चेंज इन प्राइस था, चेंज इन पॉपुलेशन था, ये सारे फैक्टर्स क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। जो मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में सब पढ़ाया था ना, पूरे पॉइंट्स मैंने पढ़ाए थे, वो सारे अदर फैक्टर्स थे। ठीक है, तो वो क्या होंगे, इस केस में कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, ऑल्सो नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और इसको हम लोग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कहते हैं। शिफ्ट एंड कर्व में क्या है, शिफ्ट एंड कर्व में क्या लिखा है, इट टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस। यहाँ पे जो भी चेंजेस होंगी वो कमोडिटी की प्राइस में चेंजेस नहीं होंगे, यहाँ पे जो भी चेंजेस होंगे वो अदर फैक्टर्स में चेंज होंगे। ठीक है, यहाँ पे अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से अगर क्वांटिटी डिमांडेड अगर चेंज होता है तो वो हमारा क्या होता है, क्रिएट करता है, वो क्रिएट करता है शिफ्ट एंड कर्व क्रिएट करता है, जहाँ पे हमारी एक से ज़्यादा डिमांड कर्व बन जाती है। ठीक है, और ऑल्सो नोन एज चेंज इन डिमांड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड भी कह सकते हैं। अब इस केस में देखिए कि आप मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व में हमारी डिमांड कर्व कैसे होती है, देखिए डिमांड कर्व रिमेन सेम ओनली मूवमेंट इन डिमांड कर्व अकर। यहाँ पे क्या होती है, जो मूवमेंट होती है वो सेम डिमांड कर्व पे मूवमेंट होती है, मतलब मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व वाले केस में जब भी हमारे प्राइस इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज़ होता है तो उसका असर हमारे सेम डिमांड कर्व पे पड़ता है। मतलब जो हम लोग मूवमेंट दिखाते हैं ना, वो एक ही डिमांड कर्व पे आगे पीछे मूव करता है। बट इन द केस शिफ्ट इन कर्व के केस में अगर हम लोग पढ़ें तो डिमांड कर्व शिफ्ट ईदर राइट और लेफ्ट, यहाँ पे पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाता है, मतलब कि नया डिमांड कर्व हमारा बन जाता है। अगर हमारे अदर फैक्टर्स में अगर फेवरेबल चेंजेस होते हैं तो यहाँ पे नया डिमांड कर्व बन जाएगा, या फिर अनफेवरेबल चेंजेस भी होंगे तब भी नया डिमांड कर्व बन जाएगा। तो शिफ्ट इन कर्व के केस में, मतलब शिफ्ट इन कर्व के केस में चाहे सप्लाई हो चाहे डिमांड हो, इन दोनों ही के केस में क्या
होता है, हमारी एक से ज़्यादा डिमांड कब होती है, बट मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हो या फिर मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व हो, इस केस में हमारी क्या होती है, जो मूवमेंट होती है वो सेम सप्लाई कर्व पे या फिर सेम डिमांड कर्व पे ही होती है। ठीक है, बस फ़र्क ये है कि जो हमारी डिमांड कर्व होती है वो क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, और जो हमारी सप्लाई होती है उस केस में हमारी जो कर्व होती है वो क्या होती है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है। थर्ड पॉइंट अगर आप देखिए, थर्ड पॉइंट में हमारा क्या है, इफेक्ट। इफेक्ट कैसा पड़ता है, तो यहाँ पे अगर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारी प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड में जो असर पड़ता है वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का पड़ता है। मतलब या तो हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है, बढ़ जाती है, या तो हमारी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि किसी कमोडिटी की अगर प्राइस अगर कम हो जाती है, तो ऐसे केस में क्या होगी, उस कमोडिटी की जो डिमांड होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब ये एक्सपैंड कर जाएगी। और किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर मान लीजिए कि ज़्यादा हो जाती है, तो वैसे केस में जो उस कमोडिटी की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में। अब देखिए शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या होता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व में यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है डिमांड में। मतलब ये कि किसी फैक्टर में मतलब अदर देन प्राइस की बात कर रहे हैं हम लोग, प्राइस को छोड़ के दूसरे फैक्टर्स में अगर फेवरेबल चेंजेस आते हैं तो उस केस में डिमांड क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। और अदर फैक्टर्स में अगर मान लीजिए कि हमारे अनफेवरेबल चेंजेस होते हैं तो उस केस में हमारी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो ये कुछ डिफरेंस थे जो मोमेंट अलोंग द कर्व और शिफ्ट इन कर्व के केस में थे। यही डिफरेंस आप सप्लाई के केस में भी आप लिख सकते हैं, बस डिमांड की जगह सप्लाई को आप चेंज करके। बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें ना, जो मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और मोमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस ये है और कि यहाँ पे क्या होता है ना, कि जो हमारी प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है डिमांड के केस में। और सप्लाई के केस में क्या होता है कि प्राइस और क्वांटिटी, सप्लाई के केस में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। जो भी चेंजेस आते हैं ना वो इसी वजह से चेंज हो जाते हैं। बाकी सब पूरा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे पूरा सेम ही रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या कवर कराया, शिफ्ट इन डिमांड कर्व आपको मैंने बताया है। ठीक है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व मैंने अब लास्ट में कवर करा दिया था, शिफ्ट इन डिमांड कर्व मैं इसमें कवर करा रही हूँ। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए ये पूरी पीपीटी मैं खुद बनाती हूँ, सब कुछ मेरा अपना रहता है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।